हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है मराठा। और इस मराठा के अंतर्गत हमने अभी तक आप लोगों को शिवाजी का जन्म, शिवाजी का राजनीतिक उत्कर्ष, शिवाजी का विजय अभियान, शिवाजी का राज्याभिषेक और शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार और शिवाजी के प्रशासन के बारे में चर्चा किया है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को ये प्रथम कड़ी समाप्त करने के बाद पेशवाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये पेशवा जो पहले शिवाजी के अंडर में एक प्रधानमंत्री या अष्ट प्रधान के सदस्य हुआ करते थे, वो एक समय के बाद कैसे शिवाजी के महत्वपूर्ण पदों पर आ गए और साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी बनने में सफल रहे, यहाँ तक कि अपने अंदर पूरे मराठा को समाहित कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस मराठों का काल जो कहा जाता है कि 1713 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक चला था, लगभग 100 साल, उस कहानी को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको एक रिक्वेस्ट है, इसी बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं पेशवाओं के बारे में। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि इस पेशवाओं की उत्पत्ति कैसे और मतलब ये पेशवा कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाने में सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं रीडिंग करूँगा। आपको पता है कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट बताने के लिए कहानी का इस्तेमाल करता हूँ और उसी कहानी के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अभी तक आपको इन सारे वीडियो यानी 4 चैप्टर को कंप्लीट करते करते आइडिया चल गया होगा कि जो आजाद सर आपको पढ़ा रहे हैं आधुनिक भारत के बारे में, उन्हें पढ़ाने की क्षमता है और आपको बेहतर नॉलेज वो दे सकते हैं। और आपको ये भी लग गया होगा कि मैं कहीं से कट पेस्ट वाली कहानी नहीं कर रहा हूँ, जिसे आजकल का ज़माना है, कुछ यहाँ से उठाए और कुछ वहाँ पेस्ट कर दिए। वैसे नहीं, मैं आपको बेसिक एक कंसेप्ट के माध्यम से एक एक चीज़ के बारे में, यूरोपियों का आगमन हो या मुगलों का पतन हो या कैसे क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ, इसकी कहानी और इनके बाद मराठा कैसे उत्कर्ष करते हैं, उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया हूं। और अब यहाँ से मैं आर्थिक विकास की बात करूंगा, कैसे अंग्रेज भारत में चूँकि हावी हो चुके हैं, सभी क्षत्रिय राज्यों को खत्म कर देंगे अब, और उसके बाद से वो अपना राजनीतिक उत्कर्ष कैसे करेंगे, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे और उसका भी कंसेप्ट ही बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इस बात को चर्चा करते हैं पेशवा के काल के लिए कि पेशवा की स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। आपको पता होगा कि 1700 ईस्वी में जब राजा राम, उत्तराधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी ताराबाई अपने मतलब बिल्कुल नाबालिग पुत्र, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय होता है, उसको गद्दी में बैठाती है। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बस कोलरेट कर रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती है। बैठाती है और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम जो होता है, वो साहू जी और उनकी माँ यशुबाई को रिहा कर देता है, जिसको औरंगजेब बहुत पहले ही बन करके रखता है, कैद करके रखता है। जब वो रिहा हो जाते हैं तो 1707 में दक्षिण में जाकर के क्या करते हैं, ताराबाई से कहते हैं कि अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले उत्तराधिकार के तौर पे मेरे पिताजी थे, तो उसके बाद मेरा ही हक बनता है। लेकिन इस बात को ताराबाई नहीं मानती है और एक संघर्ष शुरू होता है, उत्तराधिकार की लड़ाई, जिसे हम लोग खेड़ा का युद्ध कहते हैं। 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है और उसमें ताराबाई हार जाती है और वो भाग करके दक्षिण चली जाती है, कोल्हापुर, जो मैंने बताया था। जब वो जाती है तो मराठा का जो मेन सेनापति होता है वो भी उन्हीं के साथ चला जाता है, ताराबाई के साथ। ऐसी स्थिति में जो साहू जी बैठते हैं, इनके पास गद्दी पे तो बैठ जाते हैं 1707 में, लेकिन इनके पास सेनापति नहीं होता है और ऐसी स्थिति में वो एक नया पद का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है सेना करते, अर्थात सेना का संगठन करने वाला। और इसी पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जिसका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। यानी ये बालाजी विश्वनाथ जो है वो 1707 ईस्वी में क्या बनता है, वो बनता है
सीधा सा एक सेना करते, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करने लगता है और साहू जी थोड़ी कमजोर स्थिति में होते हैं, मतलब एक सक्षम राजा की तरह नहीं भूमिका निभा पाते हैं। ऐसी स्थिति में 1713 तक आते आते वो खुद अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है और यहीं से पेशवाओं की कहानी आगे बढ़ती है 1713 ईस्वी से लेकर के, यानी 1713 ईस्वी में ये आगे बढ़ते हैं और वहीं से 20 में जाने के बाद ये पद वंशानुगत हो जाता है। और आपको याद होगा कि जब मैं शिवाजी का प्रशासन बता रहा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शिवाजी ने अष्टप्रधान में किसी भी पद को लेकर के वंशानुगत का पद नहीं किया था, मतलब उनको वंशानुगत नहीं किया था, हेरिडिटी नहीं किया था कि अब आप हैं तो आपके मरने के बाद आपका बेटा हुआ। उन्होंने योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने का प्रयास किया था, लेकिन पेशवाओं का पद आगे चल करके वंशानुगत हो जाता है, जो इसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो अब हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे पेशवाओं की उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति का पेशवा पद तो पहले से ही था, लेकिन ये कैसे शक्तिशाली होने पर पेशवा तक पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात कर रहे हैं कि पेशवाओं ने महाराष्ट्र को राजनीतिक स्थायित्व और शांति प्रदान की। अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर उन्नति करते करते वे स्वयं ही मराठा राज्य के सर्वेसर्वा बन गए। एक दिन जब 1750 ईस्वी में संधि करके, और कौन बैठ जाता है, बालाजी बाजीराव गद्दी पे बैठ जाता है, पूरे मराठा का ही वो साम्राज्य का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की। सबसे पहले ये बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा थे 1713 से लेकर 20 तक गद्दी पर बैठते हैं। कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक मानता है। द्वितीय संस्थापक इसलिए मानता है कि प्रथम संस्थापक तो शिवाजी थे, जिन्होंने पूरे साम्राज्य को एकत्रित करके आगे लेकर के बढ़े थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने क्या किया, पूरे को विघटन करके तहस नहस करके रख दिया था। ऐसी स्थिति में बालाजी विश्वनाथ जब बैठते हैं तो फिर से पूरे मराठा को एक संगठित करने का प्रयास करते हैं और आगे लेकर के चलते हैं, इसीलिए इनको हम द्वितीय संस्थापक मानते हैं। कहा जाता है कि 1708 ईस्वी में साहू ने इन्हें सेना करते का पद प्रदान किया था। 1713 ईस्वी में साहू जी ने इन्हें पेशवा के पद पर नियुक्त किया और वहीं से ये पेशवा बन करके आगे निकलने लगे। कह रहा है कि इस तरह से आप बात को समझ में आ गई कि 1708 से लेकर के कैसे बढ़े और 5 साल के बाद वो पेशवा बन गए और पेशवा परंपरा आगे बढ़ने लगी। 1719 में मराठा और मुगलों के बीच एक संधि हुई, जिससे मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो गया। अब देखिए, अब बात हो रही है मराठाओं की। आपको याद होगा कि इस समय 1719 की अगर बात करें तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर था। अगर आपने पीछे की वीडियो को देखा होगा और याद किया होगा, तब मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि बाबू सारा कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो प्रश्न और उत्तर का जवाब देना एग्जाम हॉल में आपके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए सबको कनेक्ट रखने का प्रयास कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। कट पेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो बात कर रहा है कि 1719 ईस्वी में जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और उसी पतन के दौरान में ही फर्रुखसियर यहाँ पे था, तो उसी समय मुगलों और मराठों के बीच में एक संधि होती है, जिससे मराठों की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस संधि को ही मेघना काटा की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पे मैंने बंगाल के दौरान भी बताया था कि 1717 ईस्वी में अंग्रेज और मुगल सम्राट के बीच में भी एक संधि हुई थी, जिसे मेघना काटा की संज्ञा दी गई थी। दो मेघना काटा की बात यहाँ पे होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो एक संधि होती है मराठा और मुगलों के बीच में। उससे मराठों को बहुत सारा अधिकार मिल जाता है और उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। इस संधि को दिल्ली की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच 1720 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में। अभी जब ये मृत्यु हो जाती है तो अपने मरने के पहले ही अपने पुत्र को उत्तराधिकार नियुक्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पद जो होता है वो वंशानुगत का रूप धारण कर लेता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे आपने चर्चा सुना भी होगा और इन्हीं के नाम पर एक मूवी भी आई थी, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव प्रथम के बारे में आपने सुना होगा। 1720 से लेकर 40 के बीच में ये 20 साल शासन करते हैं। कहते हैं कि इन्हीं के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार तो नहीं हुआ था, लेकिन चरमोत्कर्ष पे था। जिनकी झंडा जो थी वो कहते हैं कि अटक से लेकर कटक तक फैला हुआ था और चल रहा था। कह रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, जिसे साहू जी ने नियुक्त कर दिया। क्योंकि साहू तो अभी थे ही, 49 तक रहेंगे ये, तो वो नाम मात्र के रह गए थे, लेकिन पेशवाओं की ही शक्ति आगे बढ़ रही थी। बाजीराव प्रथम के समय से ही
पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। अभी मैंने बताया कि इनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ ने इनको नियुक्त मतलब वो किया, उत्तराधिकारी दिया और इनको साहू जी ने नियुक्त कर दिया। यहीं से पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। इन्होंने हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार प्रसार किया, ने हिंदुत्व को प्रचार प्रसार किया। इन्होंने शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध को पुनः स्थापित किया। आपको पहले बताया था ना हमने कि शिवाजी जिस युद्ध से लड़ते, जो इस युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और इसी गुरिल्ला युद्ध को देखते हुए औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहिया कह करके संबोधित किया था। कई बार सवाल पूछा गया, पहाड़ी चूहिया किसे कहते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कर करके उन्होंने संबोधित किया था औरंगजेब ने। तो उसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को इन्होंने पुनः स्थापित किया था। गुरिल्ला युद्ध का मतलब है पहाड़ों पर छिप छिप करके लड़ाई करना, खुले मैदान में लड़ाई नहीं करना। यही वजह था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, क्योंकि उत्तर भारत में पहली बार वो खुले मैदान में लड़ाई कर रहे थे। वरना दक्षिण में जितने भी उन्होंने लड़ाई किया सब छिप छिप कर लड़ाई करे, और उसमें ये माहिर थे युद्ध जीतने में। इसी पद्धति को हम लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के नाम से बाबू जानते हैं। बाजीराव प्रथम को एक मस्तानी नाम की मुसलमान नर्तकी थी, उससे प्रेम हो गया था और इसीलिए पिक्चर का नाम पड़ा था बाजीराव मस्तानी जो था वहां पे। हालांकि उसमें कुछ गलत चीजों को भी प्रस्तुत किया गया था। 1728 ईस्वी में उन्होंने निजाम हैदराबाद को पराजित कर दिया। देखिए इनका कैसे राजनीतिक उत्कर्ष आगे बढ़ता है। 1728 में उन्होंने निजाम को पराजित किया, 1738 में गुजरात को जीता, 28 में मालवा को जीता, 28 में बुंदेलखंड को जीता। इसी बुंदेलखंड को जीतने के दौरान ही उन्हें मस्तानी से मुलाकात हुई थी। 37 में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया इन लोगों ने। 39 में पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसिन का क्षेत्र जीत लिया और 1740 तक आते आते इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के समय में 39 में नादिर शाह ने भी भारत पर आक्रमण किया था, आपको मैंने पहले बता रखा हूँ। तो इस तरह से इनका विजय अभियान बहुत सारा रहा, पूरे यहाँ तक कि दिल्ली पर भी वो जीतने में कामयाब रहे थे। और 1740 तक आते आते बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका पुत्र जो होता है बालाजी बाजीराव बैठता है गद्दी पे, जो 1740 से लेकर के 61 तक गद्दी पे बैठता है। कौन कहता है बैठता है, तो बालाजी बाजीराव। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, पेशवा बना। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। पहले 2 पेशवा हो गए। तीसरा कहा जाता है कि इसी के समय में मराठा की सबसे ज्यादा राजनीतिक विस्तार हुई थी। सबसे ज्यादा राजनीतिक विस्तार इसी के समय में हुई थी। लेकिन एक बात था कि ये अपने पिता की तरह उतना योग्य नहीं था, अपने चाचा से कोई भी सलाह लेता था। इसमें अपने पिता के समान सैनिक योग्यता की कमी थी। इन्होंने 1750 ईस्वी में मराठा शासक राजा राम द्वितीय जो था, राजा राम द्वितीय जो शिवाजी का वंशज था, जिसे 49 में जब साहू जी मर गए तो राजा राम द्वितीय बैठे थे, मैंने पीछे उत्तराधिकार में बता रखा हूँ आपको। उससे एक संगोला की संधि कर राज्य के संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ये ले लेता है, जिसका नाम होता है बालाजी बाजीराव। और इसके काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार होता है, सबसे ज्यादा प्रसार होता है और संपूर्ण मराठा का क्या होता है, यही उत्तराधिकार बन जाता है। इसके बाद और मतलब अब कोई शिवाजी का वंशज नहीं रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होता है बालाजी बाजीराव के समय में, जिसका नाम होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 में होता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अफगानों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार और अफगानों की जीत हुई थी। इस युद्ध में विश्वासराव मराठों का सेनापति तथा सदाशिवराव भाऊ मराठों का वास्तविक सेनापति थे। हालांकि इन दोनों में आपसी कुछ मतभेद भी था, यही मतभेद की वजह से ही युद्ध में हार की कारण भी बना। जबकि अफगानों का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। यह लड़ाई उत्तर भारत में पानीपत के मैदान में हुई और इसमें किसकी हार हुई, मराठों की। हम आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि इस मराठों की हार ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के रास्ते खोल दिए इधर भारत में, और उधर इसी मराठे की हार ने सिखों के उदय का रास्ता खोल दिया, जो मैंने आपको पहले बता रखा था। वरना सिख पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते रहे थे, मराठा दौड़ रहे थे और किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन इनकी हार ने सिखों का उदय का रास्ता खोल दिया था। और इस पानीपत के युद्ध में ऐसा नरसंहार हुआ था, ऐसी हार हुई थी कि कहा जाता कि ऐसा कोई मराठा का घर नहीं था जिस घर से एकाध लोग न मरे हो, यहाँ तक कि कुछ घर का तो सर्वनाश ही हो गया था। तो इस तरह से ये पानीपत का तृतीय युद्ध का नरसंहार था। अब कह रहा है कि इब्राहिम खां गर्दी इस युद्ध में मराठों का तोपखाना का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध की समाप्ति के बाद नजीबुद्दौला अब्दाली का प्रतिनिधि बनकर दिल्ली पर शासन किया। यानी जब युद्ध हार गया तो दिल्ली तो मराठों के हाथ से निकल गई।
अब चली गई किसके पास, अफगानों के पास। तो क्या अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे शासन करेगा? नहीं, अपना उत्तराधिकारी, एक अपना मतलब प्रतिनिधि यहाँ पे नियुक्त कर दिया दिल्ली में, जिसका नाम था नजीब उद्दौला, और फिर वापस वहाँ से चलाता है और वो दिल्ली में बैठ जाता है। इस युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इसी अफसोस में इनकी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव मर जाते हैं, यानी 3 पेशवा खत्म हो जाते हैं अभी तक यहाँ पे। अब उनका बेटा बैठता है गद्दी पे, जो चौथा पेशवा कहलाता है माधवराव प्रथम, जो 1761 से लेकर 72 के बीच में बैठता है। इसके बारे में बाबू ऐसा कहा जाता है कि अंतिम पेशवा था जिसने मराठा शक्ति को फिर से एक बार पुनः संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु ने क्या कर दिया, मराठा के पतन के रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया। और कुछ तो आपसी संघर्ष, आपसी मतभेद भी हो गए, जिसकी वजह से मराठों का पतन का रास्ता यहीं से खुल जाता है। तो ये कहावत भी कही जाती है यहीं पे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ही, कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह सिद्ध तो कर दिया कि अब हिंदुस्तान पे मराठा शासन नहीं करेगा, लेकिन कौन करेगा ये अभी अधूरा था, क्योंकि अब कोई शक्ति बची नहीं थी, और शायद ये संकेत कर रहा था कि अब अंग्रेज यहाँ से भारत पे पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। ठीक है ना। उधर उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में सिख भले ही उदय कर रहे थे, लेकिन आगे चल करके अंग्रेज उन्हें भी क्या करेंगे, धीरे धीरे तहस नहस करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा एक सामने से कांटा हट जाता है अंग्रेजों से, अंग्रेजों के मराठे। कह रहा है कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसने निजाम और मैसूर से चौथ भी वसूला, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसी के काल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में और अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षिता स्वीकार कर लिया, मतलब मराठों के अंदर में रहने लगा। इसी बीच माधवराव प्रथम को अपने चाचा रघुनाथ राव से मतभेद हो गया, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पर भी ये चल रहा था, कोई बच्चा भी था, लेकिन बीच में मतभेद हो गया। क्या मतभेद के कारण था जी? तो रघुनाथ राव साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटना चाहता था और ये कहता था नहीं, इसी को लेकर मतभेद हुआ था। क्या था? क्योंकि 1765 ईस्वी में रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग की, और इसी बीच 1772 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। मतलब इसने मांग की, जब बात नहीं मानी गई तो माधवराव जो था, रघुनाथ राव जो था, वो नाराज हो गया नाराज हो गया, फिर हट गया। लेकिन इसी बीच अभी भी माधवराव जिंदा था और वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी 72 में मृत्यु क्षय रोग की वजह से मराठे को पूरी तरह से इतना नुकसान पहुंचाया कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि यही वो शासक था जो मराठा को समेटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसके मृत्यु के साथ ही मराठा पूरी तरह से बिखर जाएगा। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा नारायण राव गद्दी पर बैठता है 1772 से लेकर 73 के बीच में। अब देखिए, एक तरफ रघुनाथ राव भी कुछ चाह ही रहा था, उसका भी ईर्ष्या था गद्दी पर बैठने की, जिसका चाचा था, और इधर इसका वंशज चल रहा था, चूंकि वंशानुगत पद हो चुका था। तो रघुनाथ राव चाह रहा था कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, मौका मिलते हैं। इसी बीच वो क्या करता है, नारायण राव को मार देता है। देखिए, कह रहा है कि माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 ईस्वी में इसका चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी जी? नारायण राव का। सोचा कि तो बालक है, खुद ही मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा और मैं पेशवा बन जाऊंगा, क्योंकि लालच हो गई थी रघुनाथ राव को। तो ऐसी स्थिति में वो मार देता है और बैठने का प्रयास करता है, लेकिन ये सपना पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि उसका एक बेटा होता है नारायण राव का, और वो गद्दी पर बैठ जाता है, जिसका नाम होता है माधव राव नारायण राव। ठीक है, माधव नारायण राव 1774 में बैठता है और 95 तक रहता है नाम मात्र का। इसी बीच संघर्ष हो जाता है अंग्रेजों का मराठों से। कह रहा है कि नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद रहेगा आपको, बिल्कुल कहानी की तरह बता रहे हैं ना। अब जब ये पेशवा बन गया तो ऐसी स्थिति में, अब देखिए पहले लिखावट अलग है, कहानी समझिएगा। जैसे ये पेशवा बन जाता है, नारायण राव पूरी तरह से नाराज हो जाता है, उसका सपना अभी भी पूरा नहीं होता है, और वो क्या करता है, इसको कुछ धमकी देने का प्रयास करता है, कुछ ताश नाश करने का प्रयास करता है। तब तक इसी में एक व्यक्ति होते हैं नाना फडणवीस। वो क्या करते हैं कि 12 लोगों का एक संगठन बनाते हैं, जिसे 12 भाई काउंसिल कहते हैं, और उसके माध्यम से मराठा को बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे रघुनाथ राव का कोई दाल नहीं गलता है, और वो काफ़ी दुखी होकर के यहीं से भाग जाता है, और भाग करके कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास मुंबई चला जाता है, और वहाँ जाकर के अंग्रेजों से मदद मांगता है कि आप मुझे मदद दीजिए, और मैं किसके खिलाफ, तो नाना फडणवीस के खिलाफ षड्यंत्र करने का तरीका बताता हूँ।
और उसको बदला लेने का प्रयास करता है, सोचता है कि उसको मार देंगे फिर हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, और यहीं से क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की नींव बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि रघुनाथ राव वो जड़ था जिसने प्रथम का जन्म दिया युद्ध का। कह रहा है कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति तो की, लेकिन यहाँ से इसी से नाराज होकर के रघुनाथ राव भागकर अंग्रेजों से जा मिला और नाना फडणवीस के खिलाफ सहायता अंग्रेजों से मांगी, और यहीं से आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच जो बाजीराव जो था वो 1795 में ये जो माधव नारायण राव था वो मर जाता है, और जब ये मर जाता है तो उसके बाद से जो शासक बनता है उसका नाम होता है बाजीराव द्वितीय, जो इसी रघुनाथ राव का पुत्र होता है। 95 से लेकर के 1818 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद से जब 1818 में तृतीय मराठा आंग्ल संघर्ष जब समाप्त होता है तो इसको मार दिया जाता है बाजीराव द्वितीय को, और तब एक अंतिम जो पेशवा होता है उसको बैठा दिया जाता है जिसका नाम होता है साहू जी अप्पा साहेब। कि मैंने लिखा नहीं कि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। साहू जी अप्पा साहेब अंतिम रूप से बैठते हैं और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। मराठों पर किसका होता है अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से तो पढ़ लिए किसको, मराठों के बारे में। अब यहाँ से जो कहानी बनती है वो बनती है मराठा संघर्ष की कहानी, कि कैसे यहाँ से अब रघुनाथ राव गया हुआ है, कहाँ गया है जी, मुंबई चला गया है, जा करके वहाँ अंग्रेजों से मदद मांग रहा है। अब अंग्रेजों से मदद मांगेगा और फिर यहाँ पे लड़ाई होगी, प्रथम युद्ध की शुरुआत हो जाएगी जो 1775 से लेकर 82 तक चलेगी, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। इसकी चर्चा मैंने मैसूर पढ़ाते वक्त भी किया था कि यहीं पर वो अंग्रेज हैं जो कई तरह से फंसे हुए हैं। उधर 80 में मैसूर का युद्ध होता है, उधर अंग्रेज अमेरिका में भी फंसे होते हैं, और यहाँ पे मराठा संघर्ष भी होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट इसमें, आंग्ल मराठा संघर्ष। बाबू आंग्ल मराठा संघर्ष जो है ना, ये आपके लिए सिर्फ डेटों का ही इंपॉर्टेंस है। तीनों का डेट याद रखिएगा और एक दो संधियाँ याद रखिएगा, जो कई बार संधियाँ पूछ देता है। बाकी इसमें और कोई वो नहीं है, कहानी से आपको यहाँ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, ताकि यहाँ से हम आपको कहानी बताएं, वरना बताएं तो एक अगला वीडियो और बन सकता है इसके लिए। लेकिन अब कहानी नहीं, 2-4 फैक्ट है वो याद कर लीजिएगा, बात ठीक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अपने नोट्स से, जो ऑलरेडी मैं मेंटर का ही डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो कुछ नोट्स है वहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया है। आंग्ल मराठा संघर्ष की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तरकालीन मुगल शासक की अयोग्यता, अभी मैंने बताया था ना कि जो उत्तरकालीन मुगल थे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनकी अयोग्यता और दरबारी गुटबंदी ने मराठों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का मौका दे दिया, तथा अंग्रेजों ने भी दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। बताया था ना 1719 में जो संधि हुई थी, जिससे मराठों की शक्ति बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी तो दिल्ली पर अंग्रेज और मराठा दोनों की नज़र बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली पर दोनों की नज़रें बनी हुई थी, तो संघर्ष दोनों के बीच में होना अनिवार्य था, क्योंकि दिल्ली पर अंग्रेज भी चाहते थे बैठना और मराठा भी चाहते थे। ऐसी स्थिति में संघर्ष होना तो लाजमी था। इस प्रकार दो महान शक्तियों के बीच टकराव असंभावी हो गया, और परिणाम स्वरूप मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 निर्णायक युद्ध होते हैं। एक पहला, याद रखिएगा, बताता हूँ मैं, वैसे भी लिखा हुआ है, पहला 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक, दूसरा 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक, और तीसरा 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक। 3 ये युद्ध होते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक होता है। कह रहा है कि 72 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव के षड्यंत्र का शिकार बन गया। बात बताया था मैंने पहले नहीं कि वो बैठता है और उसका बेटा बढ़ जाता है, कौन, नारायण राव, जिससे रघुनाथ राव नाराज हो जाता है और वो शिकार कर मतलब नाराज होकर के अंग्रेजों के पास चला जाता है। शिकार हो गया। रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में मुंबई सरकार से सूरत की संधि कर ली। भैया याद रखिए, सूरत की संधि कब हुई थी जी, मतलब अंग्रेज और मराठों में रघुनाथ राव के बीच में जो पहली संधि हुई थी 1775 ईस्वी में, इसको सूरत की संधि कहते हैं। और इसी संधि के माध्यम से क्या होता है, युद्ध अपना शुरू हो जाता है। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय काउंसिल अलग अलग थी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई था, और तीनों का नेतृत्व कलकत्ता कर रहा था। तो मुंबई ने संधि तो कर लिया, लेकिन कलकत्ता ने स्वीकार नहीं किया। इसकी चर्चा हम लोग संवैधानिक विकास में करेंगे। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता काउंसिल ने कर्नल आप्टन को पूना भेजा, जिसने पुरंदर की संधि कर लिया। अब कौन सी संधि हुई, दूसरा पुरंदर की संधि। एक सूरत की संधि 75 में हुई, 75 में ही पूना की भी संधि हो रही है, सॉरी 76 में। अब आती है पुरंदर की संधि, 76 में हो रही है। पहला 75 में सूरत की संधि, 76 में पुरंदर की संधि। यह संधि कर्नल आप्टान और पेशवा के बीच होती है। न पेशवा उधर रघुनाथ राव से करता है, ये पेशवा के बीच होती है, जिसके द्वारा सूरत की संधि रद्द हो गई। इसके पश्चात बड़गांव की संधि होती है, कब,
1742 ईस्वी में। और 1742 ईस्वी में बड़गांव संधि के माध्यम से ही क्या होता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है और 20 साल के लिए युद्ध को अस्थायी दे दिया जाता है कि 20 साल के लिए हम लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे अंग्रेज और मराठा। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज बुरी तरह से फंसे हुए थे, तो मराठों को शांत करके अपने को निकालने का प्रयास वो कर रहे थे। कहाँ फंसे हुए थे, तो एक तरफ ये मैसूर से लड़ रहे थे, दूसरे तरफ उधर अमेरिका की क्रांति हो रही थी, उसमें फंसे हुए थे। इसीलिए इस संधि को हम लोग विराम संधि भी कहते हैं, 20 साल की होती है। 1803 अब तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होता है, सॉरी दूसरा द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1803 से लेकर 1805 तक चलता है। कहते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 20 वर्षों तक अंग्रेज और मराठों के बीच शांति बनी रही, मैंने बताया अभी। किंतु बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई सहायक संधि ने अगले युद्ध का बीजारोपण कर दिया। ठीक, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के तहत पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना पूना में रखना स्वीकार कर लिया तथा सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया। इससे ये लोग नाराज हो गए। नाराज होकर के 1700 दिसंबर युद्ध शुरू होता है 1803 में। 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि भोसले के साथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 3 संधियों को याद रखिएगा, ये यही क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्या करते हैं अंग्रेज, बड़ी चतुराई से जितने भी अलग अलग ये 5 भागों में बटे होते हैं, सबसे अलग अलग अंग्रेज संधि करते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगर ये पांचों मिल जाते तो शायद अंग्रेज हार जाते यहाँ पे, लेकिन इनमें आपसी मतभेद था और इसी आपसी मतभेद ने क्या कर दिया, मराठा के पतन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल के रख दिया। यहाँ पे अलग अलग जगह से अंग्रेज संधि करते हैं और उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हारने में सफल हो जाते हैं। 1803 में ही देवगांव की संधि भोसले के साथ होती है अंग्रेजों की। 1803 में सूरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया से होती है और 1805 में होलकर से राजपुर घाट की संधि होती है। और इस प्रकार से 1805 तक आते आते द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक तो पूरा याद रखिएगा 1803 से लेकर 5 तक, और यहाँ पर 3 संधि, एक बेसिन की संधि 2 में, और 3 संधि याद रखिएगा, अर्जुन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि और देवगांव की संधि। यही इंपॉर्टेंट है और कुछ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चलता है। आंग्ल मराठा संघर्ष का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ होता है। हेस्टिंग्स यहाँ पे आ जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इसमें पिंडारियों का दमन कर दिया गया और इसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है। पूना की संधि यहाँ पर होती है और उसी पूना की संधि के माध्यम से क्या किया जाता है, ये पूरा अधिकार मराठों के पास चला जाता है और नाम मात्र का अंतिम पेशवा जो बच जाता है वो शिवाजी द्वितीय के मरने के बाद वो बैठा देता है किसको, साहू जी अप्पा साहब को। और इस प्रकार से मराठा जो कि इतने लंबे समय से जो कहते हैं ना 1627 से जो आगे बढ़े थे शिवाजी की मृत्यु जन्म के साथ से ही, वो 1813 तक आते आते लगभग 200 साल की उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। और 3 आंग्ल मराठा संघर्ष ने मराठों के पतन का रास्ता खोल देता है। और अब एक छत्र छाया के रूप में भारत में कोई बचता है तो वो केवल और केवल इधर अंग्रेज बचते हैं। अभी उधर कौन है, सिख अपना युद्ध चल रहा है। वो भी अब यहाँ से जब अंग्रेज निकल जाते हैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, तब किधर बढ़ते हैं, सिखों की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपको पहले कहानी उसका बता रखा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज इस पूरे मराठा को समाप्त कर दिया हमने। अब इसके पीछे जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में लाऊंगा और पूरे 50-60 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस 5 वीडियो को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से मराठा आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।